हेलो, हाय, नमस्ते और सलाम। छोटों को स्नेह और बड़ों को प्रणाम। एक बार फिर अद्वैता द स्टोरी टेलर पे आप सभी का स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके बीच अपने टूटे फूटे शब्दों में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, दरख्वास्त है कि आप उसे आखिर तक सुनें और आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी है मोहनलाल की। वो मोहनलाल जो 32 साल का हो चुका था और जब भी उसकी माँ उससे विवाह की बात करती तो जवाब बस एक ही होता, माँ प्लीज़ ना। कितनी बार तो कहा है कि मैं भी तैयार नहीं हूँ। बस फिर क्या, बच्चों के सामने माँ हमेशा झुक ही जाती हैं, भला ये बात कौन नहीं जानता। फिर जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी सबकी चलती है, वैसे ही मोहनलाल की भी चलने लगी। एक रोज़ शाम के वक्त मोहनलाल की माँ बालकनी में जाती हैं तो देखती हैं कि उनका लाडला किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और उसके चेहरे पर साफ साफ एक डर सा दिखाई दिया। माँ को घबराहट हुई तो पर्दे के पीछे खड़ी होकर कान लगाकर सुनने लगी। उनके कानों तक अधूरे अधूरे से वाक्य पहुँचने लगे। मोहनलाल कह रहा था, नहीं प्लीज़ तुम समझने की कोशिश तो करो। माँ बार बार मुझसे शादी की बात करती रहती हैं। आखिर मैं ये सच कब तक उनसे छुपाऊंगा। देखो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ का मेरे अलावा यहाँ कानपुर में और कोई नहीं है और अब उनकी उम्र भी वैसी नहीं रही जो मेरे ना होने पर भी वो अपना गुजर बसर कर लेंगी। तुम्हारा यहाँ आना कब मुमकिन है इतना बताओ, हम मिलकर माँ से बात करेंगे। ठीक है, 1 हफ्ते बाद ही सही। चलो मैं अब फ़ोन रखता हूँ, ध्यान रखो अपना। इतना सुनने के बाद मोहनलाल की माँ वहाँ से चली गई और मोहनलाल भी अंदर आ गया। जब खाने पर दोनों बैठे तो बेटे ने पूछा कि क्या बात है माँ, आज टेबल पर सब कुछ मेरी पसंद का है, किस बात से इतनी खुश हैं आज आप। माँ ने उत्तर दिया, वही खुशी जिसे तू डर समझता है। हालांकि ये बात मोहनलाल के पल्ले पड़ी नहीं, पर उसने फिर से सवाल नहीं किया। उसके बाद जब माताश्री बिस्तर पर गई तो खुली आंखों से ही अपनी बहू के सपने देखने लगी। कभी एक पल को मायूस हो जाती ये सोचकर कि अभी तक मेरे बेटे ने मुझे बताया क्यों नहीं। अगर किसी को पहले से पसंद करता है तो बता देता ना। अगले ही पल फिर खुद शर्मा जाती ये सोचकर कि इतना बड़ा हो गया है पर आज भी शर्मीला ही है। इसी उधेड़-बुन में रात बीत गई और अगले दिन की शुरुआत होते ही बस ख्याल आने लगा कि कितनी जल्दी ये दिन बीत जाए। अगर इन लम्हों के बारे में कुछ कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना इंतज़ार मोहनलाल को था 7वें दिन का, उतना ही उसकी माँ को भी। धीरे धीरे करके जब पूरा हफ्ता बीत गया तो अगली सुबह मोहनलाल अपनी माँ से कहता है, माँ आज कोई खास मेहमान आने वाला है आपसे मिलने, मैं बहुत खुश हूँ आज। माँ के मन में सवाल तो कई चल रहे थे, पर उस वक्त उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि खास मेहमान के लिए बोल खाने में क्या खास बनाया जाए। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जो बनाना चाहें बना लें, पर आज गुलाब जामुन तो मैं बनाऊंगा। बेटे को इतना खुश देखकर खुशी के मारे माँ के भी दोनों गाल लाल हो गए। जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाकर मोहनलाल की माँ अपनी अलमारी खोलकर बैठ गई। सारे कपड़े सारे कागजात ऐसे नीचे गिराती जा रही थी कि जैसे कुछ ढूंढ रही हो। फिर अचानक से ऐसे मुस्काई कि मानो नाक के नीचे आके हंसिया चांद बैठ गया हो। और इस मुस्कान का कारण था वो कंगन, पुश्तैनी कंगन, जो मोहनलाल की माँ उसकी पत्नी को पहनाने वाली थी। हफ्ते का आखिरी दिन और दोपहर का वक्त था। ज्यों ही किसी ने डोरबेल दबाई तो पूरा घर इस ध्वनि से गूंज उठा। ज्यादा सोचिए मत, ये डोरबेल साउंड थी। इसके बाद हुआ ये कि मोहनलाल की माँ दरवाज़ा खोलती हैं और अचंभित भाव से पूछती हैं, जी आप कौन, किससे मिलना है।
उत्तर मिला, नमस्ते आंटी, मेरा नाम प्रदीप है, मैं मोहन का दोस्त हूँ। इतना सुनकर हाथ से इशारा करती हुई अंदर आने को कहती हैं। अंदर आते ही प्रदीप की आंखें किसी की तलाश करती हुई नजर आई। इतने में मोहनलाल आया और बड़ी प्रसन्नता के साथ हंसते हुए स्वागत किया और पूछा, बताओ क्या लोगे, चाय, कॉफ़ी, लस्सी या नींबू पानी? प्रदीप ने ज़रा शायराने अंदाज में कहा, तुम पिलाओ तो जहर भी खुशी से पी लूं। अभी हंसी मजाक का पन्ना खुला ही था कि मोहनलाल की माँ चाय नाश्ता लाती हुई दिखी। उनकी आंखों में अब भी किसी का इंतजार पारदर्शिता के साथ दिखाई दे रहा था। फिर करीब आधे घंटे बीतने के बाद प्रदीप के चेहरे के आव भाव कुछ ऐसे दिखे जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, कुछ बताना चाह रहा हो। पर इससे पहले कि उसके होंठ खुलते, माँ ने अपने बेटे से पूछा, अरे तुम्हारा वो मेहमान कब तक आएगा जिसके लिए तुमने गुलाब जामुन बनाए हैं? फिर प्रदीप की गर्दन मुड़कर मोहनलाल की तरफ हो गई और उसने शर्माते हुए हंसते हुए कहा कि तुम्हें तो कुकिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ना, फिर गुलाब जामुन कैसे बना लिए तुम? मोहनलाल ने कुछ जवाब ना देते हुए माँ की ओर देखा और कहा, माँ यही तो है वो मेहमान जिसकी बात मैंने सुबह की थी आपसे। इतना सुनकर ही माँ के चेहरे की तो मानो हवाइयाँ ही उड़ गई। शंका, घृणा, आश्चर्य और निराशा, ये सारे भाव एक साथ अंदर ही अंदर ज्वार भाटा की तरह उमड़ने लगे। मोहनलाल ने फिर संकोच के घेरे में शब्दों को रखते हुए कहा, माँ, प्रदीप को मैंने ही बुलाया है आपसे मिलने। हम दोनों आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। मुझ अकेले में हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसे भी आने को कह दिया था। तो बात दरअसल ये है कि पता नहीं मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ आप सुन रही हैं ना? जब ये पूछा तो माँ अपनी सभी उम्मीदों, सभी आशाओं, सारे सपनों और सारी आशंकाओं को किनारे कर कहती हैं, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम दोनों बातें करो, जो कुछ भी कहना है बाद में कह देना, मैं इत्मीनान से सुनूंगी। भले ही स्वर में मधुरता कायम थी उनके, पर प्रदीप को ये बात बेरुखी सी लगी। आखिर वो कर भी क्या सकता था? सर हिलाकर बस कह दिया, जाएं आप आराम करें, हम बाद में बात करते हैं। लेकिन माँ का ये बर्ताव मोहनलाल के मन को तनिक चोट पहुंचा गया और थोड़ी देर के लिए कमरे में जैसे सन्नाटा सा छा गया। फिर धीरे धीरे शाम होने को आ गई, पर मोहनलाल की माँ अब भी अपने आरामगाह से निकली नहीं थी। सूरज के साथ साथ प्रदीप भी फिर से मिलने का वादा कर चला गया। उसके जाने के बाद माँ कमरे से निकलकर सीधा मोहनलाल के आगे आकर खड़ी हो गई और हाथ में कंगन देते हुए पूछती हैं, बताओ ये मेरे पास कैसे आए? मोहनलाल ने बेधड़क जवाब दिया, दादी ने दी थी ये कंगन आपको। फिर माँ ने एक और सवाल किया, अब बताओ मैं ये किसे दूंगी? उस सवाल के बाद मोहनलाल ऐसे खामोश हुआ जैसे मुंह में दही जमने रखा हो। फिर माँ कंगन हाथ से छीनकर चली गई और जाते जाते इतना सुना गई कि 1 हफ्ते पहले जो तुम बालकनी में जाकर बात कर रहे थे ना, वो बातें मैंने सुन ली थी और मैं पूरे 1 हफ्ते से इस ख्याल से खुश होती रही कि शायद तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और मुझसे मिलवाना चाहते हो। उस वक्त मोहनलाल ने सुना सब कुछ, पर कहा कुछ भी नहीं। एक तरफ माँ के अंदर का ये तूफान और एक तरफ बेटे के अंदर की शांति। अंदेशा तो हो ही गया था कि अब कुछ तो होकर ही रहेगा। मोहनलाल की माँ ने तुरंत नैनीताल अपनी बेटी सीमा को फ़ोन किया और जल्दी से जल्दी कानपुर आने को कह दिया। और माँ की बात को बिना टाले अगली शाम से पहले सीमा कानपुर पहुंच गई। माँ ने सारी बातें सीमा को बता दी और निश्चय कर लिया कि जितनी जल्दी हो सके मोहनलाल की शादी करवानी है। पंडित को बुलाया गया, बहुत सारी कन्याओं की तस्वीरें भी देखी गई और तो और माँ बेटी ने मिलकर एक को पसंद भी कर लिया। और चटमंगनी पटव्याह वाली बात इस कदर जोर पर थी कि 2 दिन में ही बात मिलने मिलाने और सगाई शगुन तक पहुंच गई।
और इतना सब होता देखकर भी मोहनलाल अब तक खामोश था। दोनों ही परिवारों की तरफ से तैयारी धूमधाम से चलने लगी। सगाई से लेकर शादी तक के लिए मुहूर्त भी देख लिए गए, शादी की तारीख भी आ गई और दूर दूर के रिश्तेदार भी न्योते पर आने लगे। और जब शादी में सिर्फ एक दिन रह गया तब मोहनलाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। माँ से जाकर सवाल किया, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपको पता है कि मैं शादी से कभी खुश नहीं रह सकता। बचपन से लेकर आज तक हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखती आई हैं आप। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो मेरी खुशी को आप जानकर भी देख कर भी इस तरह अनदेखा कर रही हैं? मैं आपको ये बात बहुत पहले ही बता देना चाहता था कि आप चाहे कैसा भी रिश्ता ढूंढ लें मेरे लिए, मैं उसे निभा नहीं पाऊंगा। आप जिसे बहू बनाकर लाएंगी मैं उसे सम्मान तो दे सकता हूँ, पर प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा। इतना कहते कहते मोहनलाल की आंखें भर गई और गिड़गिड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं प्रदीप को अपना जीवन साथी देखता हूँ। वैसे तो ये बात मोहनलाल की माँ पहले से ही जान रही थी, पर इतना सुनने के बाद उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया और ये कहकर चली गई, मुझे नहीं पता था कि मेरी कोख से नामर्द पैदा हुआ है। शादी का माहौल था, जाहिर सी बात है कि मेहमान भी बहुत होंगे और इतना सब होने के बाद तो रिश्ता टूटना लाजमी ही था और हुआ भी ऐसा ही। लड़की वालों को खबर हुई तो हंसी ठिठोली में मोहनलाल और उसकी माँ को अपमानित करके रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद से जब भी मोहनलाल या उसकी माँ घर से बाहर निकलते तो लोग तरह तरह की गंदी बातें करते थे, चाहे सब्जी वाला हो, दूध वाला हो या मोहनलाल के दफ्तर का बॉस। हर किसी के सवाल मिलते जुलते ही होते। अरे उतना तिरस्कार तो हमारे समाज में बलात्कारियों का नहीं होता जितना मोहनलाल और उसकी माँ का होने लगा था। कोई कहता कि सिंदूर कौन लगाएगा, तुम या तुम्हारा प्रदीप। कोई ये कहकर ताने कसता कि तुम बहू बनकर जाओगे या प्रदीप दामाद बनकर आएगा। कोई पूछता बच्चे कौन पैदा करेगा। कोई सवाल करता कि वंश किसका आगे बढ़ेगा, तुम्हारा या प्रदीप का। ऐसे ही व्यंग्यात्मक सवालों के बीच उधर प्रदीप भी घिर चुका था। गली मोहल्ले सड़क बाजार जिधर देखो बस इन्हीं दोनों की चर्चाएं होने लगी। इन घिनौने सवालों का सिलसिला इस हद तक पहुंच गया कि मोहनलाल और प्रदीप दोनों ही अपने अपने घरों में बंद हो गए। घुटन तो जरूर हो रही थी, पर इतना साहस भी नहीं था उस वक्त तक कि दरवाज़ा खोलकर बाहर आए और डट कर सामना करे सभी जिह्वाओं का। वो कहते हैं ना कि जब दर्द हद से बढ़ जाता है तब बेअसर हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल मोहनलाल के जीवन का भी होने लगा और करीब 2-2.5 महीने तक घरों में कैद रहने के बाद मोहनलाल ने ठान लिया कि अब और कैद में नहीं रहना है। अपनी सच्चाई को अपनी ताकत मानकर उन सभी जिह्वाओं को ये बताना है कि अब तुमसे डर नहीं लगता, बड़ी बेताकत सी लगने लगी हो तुम। इसी निश्चय के साथ मोहनलाल प्रदीप से मिलने जाने लगा। माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, बहुत खरी खोटी भी सुनाई, पर उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। और जब वो नहीं माना तो उसकी माँ ने सीधे सीधे कह दिया कि जा ही रहे हो तो वापस मत आना, बदनामी देने वाले औलाद से बेहतर तो बेऔलाद कहलाना है। इतना सब सुनने के बाद ना तो मोहनलाल की आंखों में आंसू रुके और ना ही उसके बढ़ते हुए कदम। अब आलम ऐसा आ गया कि घर और बाहर दोनों ही तरफ से इतना कुछ झेलने के बाद मोहनलाल सिर्फ अपने और प्रदीप के रिश्ते के बारे में ना सोचकर उन सबों के बारे में भी सोचने लगा जो उसे उसकी तरह ही लगते। वो मन ही मन अपने आप से पूछने लगा कि जो हिम्मत मैं आज करने जा रहा हूँ, क्या वो हिम्मत हर कोई कर पाएगा? जितना मैं झेल रहा हूँ क्या उतना और कोई झेल पाएगा? अभी तो मोहनलाल के मन में और भी सवाल अपनी हाजिरी बना ही रहे थे कि टैक्सी वाले ने पूछ दिया, भाई साहब यहीं उतरना है ना? फिर मोहनलाल ने पैसे दिए और उतर गया।
उतरते ही देखा कि सोसाइटी में बड़ी चहल पहल थी। बाकायदा एक मंच भी था और कुछ महानुभावों के भाषण भी चल रहे थे। इतना सब देखकर मोहनलाल ने वहीं खड़े एक आदमी से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ। तो जवाब मिला कि सोसाइटी में चेयरमैन का चुनाव होने वाला है और उसी के प्रचार प्रसार के लिए ये छोटा सा आयोजन किया गया है। ओ अच्छा अच्छा, इतना कहकर मोहनलाल प्रदीप की बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। तभी मंच पर बैठे हुए एक आदमी की नज़र मोहनलाल पर पड़ गई और वो जोर से बोल पड़ा, अरे अरे, ये तो प्रदीप का आशिक है ना, निकालो इसको, बाहर निकालो। ऐसे अप्राकृतिक तत्व का हमारे आसपास होना भी ठीक नहीं है। ये बोल भले एक के थे, पर इस पर हामी सबके ठहाकों ने भरी। फिर आगे क्या? जो निर्भयता महीनों से धीमी आंच पर पक रही थी, इस ताव के बाद उसका उबाल मारना तो लाजमी ही था। मोहनलाल झट से दौड़कर मंच की तरफ गया और माइक अपने हाथों में लेकर कहने लगा, मैं यहाँ चेयरमैन बनने की इच्छा लेकर नहीं खड़ा हुआ हूँ, बस थोड़ा वक्त लूँगा आप लोगों का। सवाल तो सभी करते हैं मुझसे, और यकीन मानिए सवाल सभी लाजवाब होते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे, और आप सबको आपके अपनों का वास्ता जवाब सच सच दीजिएगा। इतनी भूमिका के बाद मोहनलाल के सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। क्या आप इंसान हैं? सबने बड़े ऊंचे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। क्या मैं इंसान हूँ? फिर सबने उत्तर दिया, हाँ लगते तो हो। क्या आप प्रकृति का हिस्सा हैं? सबने कहा हाँ। तब मोहनलाल ने दिल और दिमाग को झकझोर देने वाला एक और प्रश्न किया, जब आप इंसान होकर प्रकृति का हिस्सा हैं तो मैं इंसान होकर अप्राकृतिक कैसे हो गया? अगर आप में से कोई लड़का किसी लड़की के साथ संबंध रखता है या कोई लड़की किसी लड़के के साथ संबंध रखती है तो आप कहते हैं कि वो प्रकृति का ही एक रूप है। तो जब मेरे जैसे स्त्रियों या पुरुषों का सेम जेंडर के लोगों के साथ संबंध होता है तो यह किसका रूप है? मोहनलाल के इस सवाल पर इस बार किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सबके झुके सरों को देखकर उसने फिर आवाज उठाई और जो कुछ भी कहा उसे मैं अपने अंदाज में बयां करती हूँ। हाँ नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह, हाँ नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह, खुले मन से ये स्वीकार करता हूँ। खिल्लियाँ उड़ाने का शौक बहुत है ना तुम्हें? चलो आज तुमको ही शर्मसार करता हूँ। नामर्द नहीं हूँ मैं, मर्द हूँ। नामर्द नहीं हूँ मैं, मर्द हूँ, और मर्द से ही प्यार करता हूँ। मोहनलाल की ऐसी दहाड़ सुनकर सब ऐसे शांत हो गए जैसे शेर की मांद में घुसकर परिंदा शांत हो जाता है। खैर, इसके बाद जब मोहनलाल मंच से उतरने लगा तो उसी बीच एक युवक ने हाथ से इशारा करते हुए बताया कि प्रदीप 8वीं मंजिल पर रहता है। मोहनलाल मुस्कुराता हुआ उसे धन्यवाद कहकर आगे बढ़ जाता है और प्रदीप के घर के बाहर जाकर डोरबेल बजाता है। मोहनलाल के मन में उस वक्त संतोष की भावना सबसे प्रबल थी। एक अजीब सी खुशी थी और प्रदीप से मिलकर उसे ये बताने की चाहत भी थी कि अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी भावनाएं नहीं समझते, हमें उनके सवालात समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सोचते सोचते बड़ी बेसब्री से मोहनलाल डोरबेल बजाए जा रहा था, पर जब बहुत देर हो गई और दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला तब मोहनलाल ने दरवाजे को धक्का देते हुए खोलने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाज़ा तो बंद ही नहीं था। फिर वो अंदर गया और जाते ही प्रदीप के कमरे में गया। ज्यों ही वो प्रदीप के कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र छत पर टंगे हुए उस पंखे पर पड़ी जिससे प्रदीप की लाश लटक रही थी। ये देखकर मोहनलाल को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके साथ साथ उसे उन सभी सवालों के जवाब मिल गए जो वो टैक्सी में बैठे बैठे अपने आप से पूछ रहा था। मेरे ख्याल से समलैंगिकता कोई गुनाह नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ऐसे लोग हमसे थोड़े अलग होते हैं। रिश्तों को लेकर, प्रेम को लेकर या शारीरिक संबंध को लेकर इनकी भावनाएं थोड़ी अलग होती हैं, पर इस अंतर का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए
कि हमें उनका तिरस्कार करने का हक मिल गया है। कुछ कहने से पहले ये भी नहीं सोचते कि हो सकता है हमारी यही बात किसी की जिंदगी छीन ले। ये पंक्तियां तो सबने सुनी होंगी कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अफसोस की बात है ना कि सुनने के बाद भी हम अमल नहीं करते। तो आज की ये कहानी और मेरे ख्याल यहीं ख़त्म होते हैं फिलहाल। समलैंगिकता को देखने का आपका क्या दृष्टिकोण है और मोहनलाल की इस कहानी के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, वो कमेंट कर ज़रूर लिखें। अगर मोहनलाल की ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी करें, ताकि समलैंगिकता को समझने के लिए एक नया और अलग नज़रिया मिल सके। और जब इतनी देर रुक ही गए हैं तो अद्वैता द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब भी कर ही दें।